अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे बहुत सारे दोस्तों और कमेंट्स में भी बहुत सारे दोस्तों ने जैसे कि इंडिया से नेपाल से भी भाइयों ने पूछा कि अगर हम टीआरसी ले लेते हैं तो उसके बाद हम कौन सा बिज़नेस जो है कि हम वहाँ पे स्टार्ट करें। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि टीआरसी लेने के बाद नहीं, आप पहले सोचें कि आपने वहाँ पर कौन सा बिज़नेस करना है। इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँगा कि आप वहाँ पर कौन सा बिज़नेस जो है बआसानी तरीके से कर सकते हैं। ये ना हो कि आप मुँह उठाए वहाँ पे चले जाएँ और फिर आपको पता चले कि यहाँ पर जो ये बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने इतने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं और कुछ फ़ायदा मिला नहीं और सारे पैसे बर्बाद करके ना वापस आ गया। मेरे साथ ये नहीं था हुआ, क्योंकि मेरा कोई शोबा ऐसा है, क्योंकि मैं सियालकोट से बिलॉन्ग करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम बनाते हैं, वो हम दूसरे मुल्कों में ना सेल करते हैं। ऑलरेडी हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस था, तो उस चीज़ के मुतल्लिक वहाँ पर जाके मैंने कंपनी ओपन की। पहले मैंने लेदर की कंपनी ओपन करने वाला था, पर वहाँ पर जब मैंने देखा कि वहाँ के बहुत सारे लोग जो है ना आर्टिफिशियल लेदर वगैरह पहनते हैं और हौजरी जो है वो भी चीप रेट की पहनते हैं, जिस वजह से मैंने सोचा यार ये वहाँ पर काम जो है ना ठीक नहीं है। फिर मैंने अपना ही जो बिज़नेस था उसी को मैंने स्टेप बाय मतलब कि पुशअप किया, वहाँ पे स्टार्ट किया। वहाँ पे मुझे उसका फ़ायदा मिला, पर किसी वजह से मुझे वहाँ पर छोड़ के वापस आना पड़ा। आजकल एक और ड्रामा चल रहा है यूट्यूब पर, वहाँ पर मैं थंबनेल देख रहा हूँ लोगों के, वो लगा रहे हैं कि जी न्यू अपडेट आई है, न्यू पॉलिसी आई है अज़रबैजान की, हमारे हक में बेहतरी के लिए आई है, उन्होंने पॉलिसीज़ आसान कर दी हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, पॉलिसीज़ आसान नहीं होती, मज़ीद मुश्किल हो जाती है। अगर आप वहाँ पर जाएँगे ना, आपको फिर समझ आएगा, किसी एजेंट के हाथ चढ़ेंगे, थोड़ा-सा स्कैम होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं किसी एजेंट के हाथ नहीं चढ़ा, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया। जो किया अपने बलबूते पर किया, अल्लाह की मदद से किया और उसकी मदद से ही मैंने अपनी वहाँ पर कंपनी ओपन की थी और उसकी मदद से मैंने टीआरसी ली थी। जो वहाँ पर मैं पहुँचा, उनकी अपडेट ये मेरे लिए चेंज हुई थी, जो मुझे नुकसान हुआ उसका, क्योंकि हम फॉरेनर हैं, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए नुकसान होगा उल्टा। हमारे लिए पॉलिसी वो मज़ीद टाइट करते हैं, मज़ीद उसको ना स्ट्रिक्ट करते हैं कि यहाँ पर कोई आम बंदा जो है ना वो अपने बिज़नेस खोल के ना बैठ जाए छोटा-मोटा और यहाँ पर हमारे लोगों का वो रिज़्क खराब ना हो, उनका रोज़गार खराब ना हो। ऐसी कोई पॉलिसी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करती है। वो मज़ीद फॉरेनर के लिए पॉलिसीज़ वो सख्त कर रहे हैं ऐसे लोग। ये छोटी-छोटी कंट्रियाँ, अभी इनको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, इनको बने हुए अभी सिर्फ़ 30 साल हुए हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, अगर आप वहाँ पर जाएँगे, जैसे कि मैं गया वहाँ पर ना, तो 1 साल का ना वहाँ पे टीआरसी दे रहे थे। वहाँ पर पहुँचा, अपडेट चेंज हुई, मुझे सबमिट करवाते हुए, डॉक्यूमेंट्स इन आउट होते हुए थोड़ा-सा टाइम लग गया। तब ईरान का ना ई-वीज़ा नहीं था, मतलब कि उनका ना इन्विटेशन मंगवाना पड़ता था। अब उसका ना उन्होंने ना ईरान वालों ने ई-वीज़ा कर दिया हुआ है। तो ई-वीज़ा ना होने की वजह से इन आउट और टाइम पीरियड ज़ाया हुआ, उनकी पॉलिसी चेंज होगी और मुझे टीआरसी मिली 3 माह की, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी जो थी वो चेंज कर दी और उनकी जो बेसिक पॉलिसीज़ है ना वो वैसी की वैसी ही हैं। जैसे कि वहाँ पर अगर आप 1 लाख मनात इन्वेस्ट करते हैं, या 1 लाख मनात आप उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करते हैं, या तीसरा आप शादी कर लेते हैं। पहली वाली जो 2 ऑप्शन है ना, आप उसको बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि वो इस आपके हक में क्या हो, किसी के हक में भी बेहतर नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा 1 लाख मनात डिपॉज़िट हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, वो बेकार है। आप चाहे उनकी प्रॉपर्टी में करें, चाहे किसी काम में भी करें, वो बेकार है। इतने पैसे आप रिस्क पर लेके जाएँ और वहाँ पर जाके रिस्क पर ही बैठ रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ खराबी तो नहीं हो जाएगी। इससे कम पैसों में आप अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड आप कहीं भी जा सकते हैं। वो आपके हक में ज़्यादा बेहतर होगा। जो तीसरी ऑप्शन है वो आपके हक में बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आप जाकर बआसानी तरीके से शादी कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी-सी ज़ुबान आती है और लड़की पटाकर आप शादी कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना इतने हाई-फाई नहीं है। आप खुद खुद को वहाँ पर जाकर ना थोड़ा-सा अगर हाई-फाई दिखा देते हैं उन लोगों को, तो शादी करने के लिए उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो आपसे शादी कर लेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये भी अगर आपसे नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपके लिए एक ऑप्शन है, जो मैंने कुछ दिनों पहले अपने एक कज़न से बात की है इस मामले के ऊपर, क्योंकि वो मुझसे बाद में गया है, उसने वहाँ पर एक होटल ओपन किया है, लाहौर होटल बाकू के नाम पर। ये भी आपके लिए एक अच्छा पैकेज है। वो मुझे बता रहा था, किसी भाई ने अगर पाकिस्तान से आना हो विज़िट के मामले के ऊपर, आप वहाँ पर जाएँ, 20 मनात वो ले रहा है पर डे का, और एक बेड दे रहा है और सुबह-शाम का खाना है। साथ में वो ट्रैवल गाइडर भी है, और साथ में उसने मुझे ये भी बताया था कि हसन भाई, अगर किसी ने वहाँ पर अगर शादी का कोई इरादा हो तो वो भी मैं करवा दूँगा। साथ में वो चार्जेज़ लेगा, आई डोंट नो वो कितने लेगा, आप वहाँ पर अगर जाते हैं उससे बात कर लीजिएगा, वो वहाँ पर आपकी वो शादी करवाने के वो क्या पैसे लेता है। पर वो स्कैम नहीं करेगा, श्योरिटी है। कज़न है मेरा, लाहौर का रहने वाला है, खुद उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर ना इन्वेस्ट किया है। तुर्की में भी गया था, वहाँ पर उसे पॉलिसीज़ अच्छी नहीं लगी, वहाँ से आया, फिर वो बाकू में गया था। उधर जाके उसने अपना होटल ओपन किया। अगर आप वहाँ पर जाएँ तो आप उस बंदे से राब्ता कर लीजिएगा। स्क्रीन पर मैं उसका नंबर और उसका जो एड्रेस है वो आपको साथ मेंशन कर रहा हूँ, आप उसको देख लें, नोट कर लें। अगर आपने वहाँ पर जाना हो तो आप जाकर उससे कॉल करिएगा, उसके होटल में स्टे कर लीजिएगा। मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन वहाँ पर जाकर को पूछना है, न्यू अपडेट जैसे आप फेक पूछ रहे हैं लोगों से, मतलब यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो बेहतर आप वहाँ पर पहुँचे और उससे बात करिएगा। पहले आप ये, मैं आपको हर दफ़ा ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले ना आप एक दफ़ा ट्रैवल करके आएँ। ट्रैवल बिल्कुल फ्री है, 1 मंथ का वो ई-वीज़ा दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाएँ। ई-वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, ये भी मैं आपसे क्लियर कर दूँ। ई-वीज़ा आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके वेरी ईज़िली आप घर में बैठ के भी ई-वीज़े को ना क्रेडिट कार्ड से ना या डेबिट कार्ड से भी आप ना उसको अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 1 डे या 2 डे में आपको ना वीज़ा आपको मिल जाएगा। वहाँ पर पहले जाएँ और देखें क्या मामला है, उसके बाद आप फिर फैसला करिएगा आपने करना क्या है। और जो बिज़नेस का मामला है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े से $20,000 कम से कम आपके पास होने चाहिए।
वहाँ पर बिजनेस ओपन करने के लिए। और बिजनेस ओपन करने के लिए एक और अहम चीज़ है, $20,000 वैसे कुछ भी नहीं है अगर आप बाकू में जाते हैं, क्योंकि बाकू में दूसरी बहुत से मुल्कों की कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन की हुई हैं, वहाँ पर शॉप ढूंढना और कुछ करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए एक और अहम चीज़ है, क्योंकि उनका पूरा मुल्क ना बाकू में इकट्ठा हुआ होता है, अज़रबैजान का। तो वहाँ पर अगर आप सोचेंगे मैं कहीं पर कुछ देख लूँ, कुछ शॉप देख लूँ 50 मनात में, 100 में, वो आपको नहीं मिलेगी। उससे बेहतर ये है आपने वहाँ पे सेटलमेंट करनी है और अपनी फैमिली को लेके जाना है। तो उसके लिए बेहतर है आप सुमगाइट में या फिर गांजा में या फिर कुबा में, किसी और शहर में ना आप अपना वहाँ पर ना शॉप ओपन कर लीजिएगा। 50 मनात या 50, 100, 150 में आपको मिल जाएगी और आप आसानी तरीके से ना वहाँ पर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े शहर में बड़ी बातें होती हैं, ऐसा मत करिएगा। वहाँ पर जाके बाकू में शॉप ढूँढने की कोशिश कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए ना मुश्किल हो जाएगा। बिज़नेस के हवाले से आप एक बात अपने पल्ले के साथ बाँध लीजिएगा कि उनकी आबादी टोटल 10 मिलियन है और 10 मिलियन को आप समझ लें कि आप कितना को फूड सप्लाई कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके फूड डिलीवरी की जॉब करेंगे। और कितने लोगों को आप वहाँ पर टैक्सी पर इधर-उधर घुमा लेंगे। उनके खुद मुल्क में ना बहुत सारी बसेज़ हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बआसानी तरीके से ना, ऐसे कि सस्ते में, हेलीकॉप्टर में वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह बआसानी तरीके से जाया जाता है। उनके कार्ड बने हुए हैं, वो वहाँ पर जाते रहते हैं इधर-उधर, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपकी टैक्सियों पर वो नहीं बैठेंगे। और दूसरी चीज़, वो उनके अंदर मुल्क के अंदर ना मेट्रो ट्रेन भी चलती है। ये 2-3 चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, आपके वो टैक्सी पर वो क्यों सफ़र करेंगे? ये बात भी एक चीज़ को आप समझ लें। और दूसरा, आप जो फूड डिलीवरी ये वो बातें कर रहे हैं ना, वहाँ पर उनकी ख़वातीन, उनकी बहनें, उनकी बीवियाँ, वो खुद भी, उनके बच्चे भी, उन्होंने अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन किया ना या कोई शॉप ओपन की है खाने-पीने वाली, वहाँ पे वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं, सभी के सभी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर क्या लगता है कि आप उनके फूड सप्लाई करते रहेंगे? वो सब कुछ खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। आप वहाँ पर समझ लेंगे, अगर आपने ये सोचे कि वहाँ पर जाकर आप तरक्की करेंगे, वो आपके लिए नहीं हो पाएगा, वो मुश्किल है, ऐसा कुछ भी आसान नहीं है। बहुत मुश्किल बातें हैं, आप वहाँ पर जाकर हैंड टू माउथ हो जाएँगे, हैंड टू माउथ तो बड़ी दूर की बात है। आपके लिए मुश्किल हो जाएगी वहाँ पर सर्वाइव करना भी। और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो आपके लिए कौन-सा बिज़नेस सूटेबल होगा, उससे पहले मैं अगर आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास 3 माह की टीआरसी है, तो उसके बाद अगर आप 1 साल की टीआरसी लेने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो समझ लेना कि आपके लिए आधी दुनिया के दरवाज़े जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। और ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, आपके लिए ना आधी दुनिया के दरवाज़े खुल जाते हैं। मैंने खुद भी ये ट्राई करना चाहा था, क्योंकि शुरू-शुरू में मैं अज़रबैजान से थक गया था, क्योंकि मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर चुका था, मुझे पर अच्छा वहाँ पे स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। पर बाद में मुझे ज़रूर नज़र आ गया। पर फिर भी मैंने चाहा कि मुझे यहाँ पर ना 1 साल की टीआरसी मिले और 1 साल की टीआरसी के बिहा पर मुझे फिर रशिया का वीज़ा मिलना था। ये भी मैं रशिया की एम्बेसी में गया, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ली कि मुझे 6 माह के लिए अज़रबैजान में होना चाहिए और 6 माह के बाद मैं उसका वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, रशिया का। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मेरे लिए बेस्ट है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा काम करता हूँ, यहाँ पे डेवलप करता हूँ अपने बिज़नेस को और उसके बाद मैं अपना माल जो है ना रशिया में भी भेजूँगा। क्योंकि रशिया जो है ना बड़ी मंडी का नाम है, क्योंकि रशिया में लोग मुख्तलिफ कंट्री से आते हैं, उसकी छोटी स्टेट से भी आते हैं और यूरोप से भी आते हैं। वहाँ पर आकर ना अपना माल खरीदते हैं और फिर अपने-अपने मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ पर बड़ा स्कोप है बिज़नेस का। अगर आप वहाँ पर अज़रबैजान में चले जाते हैं, अपना बिज़नेस खोलते हैं और 6 माह के बाद आपने ना आपकी कोशिश होनी चाहिए आप ना रशिया का वीज़ा लें और वहाँ पर जाके ना अपना माल बेचें। और माल कौन-सा बेचें ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप वहाँ पर ये मत सोचिएगा कि अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, आप लेदर का माल बेचते हैं या फिर आप कोई और ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचते हैं जो ऑलरेडी आपके मुकाबले में चाइना वहाँ पे खड़ा हो। चाइना हो, ईरान का माल वहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि वो पायदार माल है। और चाइना का ये इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो सस्ता माल होता है, वो उनको लोग ना वो पहनना पसंद करते हैं। आर्टिफ़िशियल लेदर पहनते हैं, हौसरी जो है वो उनकी चाइना की ले रहे होते हैं, कुछ शूज़ वगैरह जो है वो ईरान से ले रहे होते हैं और फूड की कुछ सप्लाई है वो भी ईरान से ले रहे होते हैं और कुछ माल उनका तुर्की से आ रहा होता है। तो हमने वहाँ पे कौन-सा माल बेचना है? उसके लिए 1-2 चीज़ मैंने वो वहाँ पर नोटिस की थी, वो जो आपके लिए आसान होगा, वो आप करिएगा। मैंने वहाँ पर देखा है अपने एक दोस्त को जो वहाँ पर अपना बेच रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान से मंगवाया हुआ माल, जैसे कि हो गया टॉवल। और टॉवल का वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। वहाँ पर ना वो कंटेनर के कंटेनर मंगवा के ना वो सेल कर चुका हुआ है। टॉवल का काम मतलब कि टॉवल हो गया और सॉक्स हो गई, इस तरह की चीज़ें, और जिम का हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे आप वो बआसानी तरीके से सेल कर सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में या आपकी सिटीज़ में कोई ऐसी चीज़ बन रही है, जो वहाँ पर यूनिक हो, वहाँ पर ना बन रही हो, जो कि चाइना वहाँ पे आपको कम्पीट ना कर सकता हो, ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं और अपना मुनाफ़ा कमा सकते हैं। और वहाँ पर मैंने देखा 1-2 चीज़ और को, वो ये कि वहाँ पर मैंने देखा कि चावल जो है ना, वो पाकिस्तान से जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ और ऐसी आइटम्स हैं, जो वहाँ पर नहीं बनती। ऐसी आइटम्स को आप वहाँ पर जाके ना बआसानी तरीके से सेल कर सकते हैं। वो आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर है, बजाए आप ये कि आप वहाँ पर जाकर आप इन्वेस्ट करें, उनकी टैक्सीज़ में या उनके किसी आप रेस्टोरेंट ओपन करें, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। कुछ ऐसा काम आपके लिए बेहतर होगा जो वहाँ पे ना हो रहा हो और जो चाइना भी ना कर सके। मतलब कि ये ना आप सोचिए कि चाइना हर कुछ कर सकता है, ये भी नहीं है। जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो चाइना उसमें कामयाब नहीं है, ना ही वो कर सकता है। वही मैंने वहाँ पे शुरू किया, वो यूनिक काम था। चावल जो है वो बासमती चावल हैं और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ चावल हैं, इंडियंस कंपनी है जो दुबई में पाकिस्तान का माल मंगवाती है, वहाँ पर अपनी स्टैंप लगवा के, मैंने देखा खुद मैंने वहाँ पे ये चावल खाए थे, अपना स्टैंप लगवा के वो फिर दूसरी कंट्रीज़ में सेल करती हैं। बजाए ये नहीं कि सिर्फ़ अज़रबैजान में,
दूसरी साइप्रस हो गया या दूसरी कंट्री जो है यूरोप की, वहाँ पर आप स्टैंप लगा लगा के ना वो सेल कर रही हैं। और अज़रबैजान में भी इंडियंस कंपनी के नाम मैंने देखे थे, वहाँ पर वो सेल कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि कुछ आप ऐसा काम सोचें जो वहाँ पर ना हो, और यहाँ से आप इंपोर्ट करें और वहाँ पर आप सेल करें, ये आपके लिए द बेस्ट होगा। और उसके बाद आप अज़रबैजान से जब आपको थोड़ी सी तरक्की मिल जाएगी, फिर आप रशिया में भी यही पॉलिसी आप अपना सकते हैं। पर वहाँ पर आपके लिए तरक्की ज़रा बड़ी होगी, क्योंकि बल्क अमाउंट में आप अपनी चीज़ सेल करेंगे तो आपको बल्क अमाउंट में ही पैसे आएँगे। और अभी मैंने टॉवल और इस तरह के फैब्रिक की बात की, अगर ये चीज़ें आप वहाँ पर सेल करते हैं तो इसका भी अच्छा स्कोप है। ये सिर्फ अज़रबैजान में भी नहीं है, ये और भी कंट्रीज़ में पाकिस्तान का ही माल जाता है, और अगर इंडिया में भी ये बन रहा है तो आप भाई लोग वहाँ पर ही अपना माल ये सेल कर सकते हैं। और मैं अपनी आखिरी बात करके ना इसके बाद वीडियो को एंड करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आपको ना उस बात पर लेके आता हूँ, अगर आपके पास 10,000, 20,000, 10,000 तो नहीं, 20,000, 30,000, 40,000, $50,000 नहीं है, अगर आप वहाँ पर इतने पैसों का वहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते, तो आपके लिए बेहतर यही है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं 3 माह की टीआरसी लें, 3 माह के बाद भी 1 साल की टीआरसी वहाँ पे लें। 1 साल की टीआरसी के बाद ना 6 माह यूँ ही आप गुज़ारते हैं ना, यानी कि 1 साल का पीरियड हो गया, 6 माह से 7-8 माह के अंदर-अंदर ना आप वहाँ पर ना रशिया एम्बेसी चले जाइएगा, वहाँ का वीज़ा अप्लाई करिएगा। रशिया में हालाँकि वहाँ पर भी आपके लिए काम नहीं मिलेगा, फिर भी इस लिहाज से बेहतर है। रशिया में कोई थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारने के बाद ना, यूँ ही वहाँ के हालात ठीक होते हैं, वो जो वहाँ पर मामलात चल रहे हैं, वो कंट्रोल होते हैं ना, उसके बाद आप सीधा जो है ना यूरोप के अंदर जा सकते हैं। नॉर्वे के ज़रिए भी जा सकते हैं, क्योंकि उसकी पॉलिसी है। और उसके अलावा आप बेलारूस के ज़रिए भी जा सकते हैं, और उसके अलावा आप और भी उसकी ना बाल्टिक्स कंट्रीज़ हैं, उसके ज़रिए भी आप अंदर ना एंटर हो सकते हैं यूरोप के। ईयू में नहीं, शेंजन में नहीं, आप दूसरी कंट्रीज़ में एंटर होगे, फिर आप वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचेंगे वहाँ पर जाकर मैं जॉब करूँगा और घर वालों को भी मैं $1,000 पर मंथ भेजूँगा और खुद की भी जेब गरम करूँगा और पैसे ही पैसे आ जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्टोरी नहीं है वहाँ पर, आपके पैसे ही बर्बाद होंगे। हाँ, अगर ये स्कोप है, अगर ये जो मैं आपको माइंड बताया, क्योंकि ये मैंने वहाँ पे चेक किया था। एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि रशिया से नॉर्वे जाने की पॉलिसी मौजूद है। वो बहुत आसानी तरीके से आप जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो होगी बहुत ज़्यादा लंबी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर कर दूँगा कि रशिया में आप जाकर कैसे सर्वाइव करेंगे और आगे कैसे जाएँगे। उसके भी मामला थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मुझे थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना रशिया के भी बन गए थे, क्योंकि मैंने कंपनी ओपन की थी। मैं ज़रा थोड़ा-सा वहाँ पर हाई-फाई हो गया था। पैसे मैं ऐसे वहाँ पर पानी की तरह बहा रहा था, हर बंदा मेरे साथ दोस्ती करना चाह रहा था, जिस वजह से हर बंदा मेरे करीब था और हर बंदा मुझे बता रहा था कि आप ऐसे कर लें और ऐसे ये हो जाएगा। ये पाकिस्तानी नहीं थे बता रहे, जो आपको लूट रहे हैं, उनके लोकल्स थे, जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे रहे थे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने नॉर्वे में कैसे जाना है, और दूसरी कंट्री से बेलारूस में जाने के लिए भी बहुत सारी आसानी है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि 3 माह की टीआरसी, फिर उसके बाद 1 साल का फिर टीआरसी, फिर उसके अंदर वाले पीरियड में ना, यानी कि ड्यूरिंग पीरियड 1 ईयर की, फिर आप रशिया में जा सकेंगे, फिर आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से रशिया का वीज़ा मिल जाता है, वहाँ पर जाके आप ये काम कर सकते हैं, पर वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।